हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है क्रेड की। तो जो क्रेड का रेवेन्यू है वो 3.5x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 1484 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 23 की मैं बात कर रहा हूं। पर देखो मजे की बात पता है क्या है, इनका जो लॉस है ना वो 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पर वो है 1347 करोड़ का। 1400 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है जो कि 3.5x बढ़ा है और लॉस इतना है। अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले ना, तो उन्होंने 2 रुपए खर्च किए 1 रुपए कमाने के लिए। अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना, अभी के टाइम पे क्रेड ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, पर मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं चलती है। इंडिया के अंदर आपको यूनिट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल होना पड़ता है, क्योंकि जो कस्टमर है ना वो किसी का सगा नहीं है। आज किसी को अगर क्रेड बेनिफिशियल लग रहा है तो वो यूज कर रहा है, कल को कोई और नई स्टार्टअप आएगी तो वो वहां भाग जाएगा। अब क्रेड लॉस रिपोर्ट कर रहा है, 2-3 साल तक रिपोर्ट करेगा, उसके बाद में कहेगा हम प्रॉफिटेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी इंडस्ट्री मैच्योर होगी, प्रॉफिट की तरफ जाएगी, वैसी कोई नई स्टार्टअप आएगी और पूरा मार्केट शेयर अपनी तरफ ले जाएगी। पेटीएम की बात करके चलो ना, तो स्टार्टिंग में क्यूआर कोड को पूरा पूरा पॉपुलर किया पेटीएम ने। आज के टाइम पे सबसे बड़ा लीडर कौन है यूपीआई एप्स के अंदर? मैं नहीं बता रहा, नीचे कमेंट के अंदर बताओ कौन है। अगर हम एको की बात करके चले तो जिनका रेवेन्यू है वो 1750 करोड़ के ऊपर पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, पर जो उनका लॉस है ना वो भी 53% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करके चले तो ये ₹1.44 खर्च करते हैं 1 रुपया कमाने के लिए। और अगर देखा जाए तो इनकी अभी जो ग्रोथ रेट थी वो भी स्लो डाउन होती हुई दिखाई दी है। एको एक इंश्योरेंस कंपनी है। अगर ये कंपनी लॉस के अंदर जाती है, आप लोगों का पैसा ले रहे हो इंश्योरेंस के लिए, कल को अगर कुछ हो जाता है आपकी कंपनी को तो लोगों का इंश्योरेंस जो क्लेम होगा उसका क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, क्योंकि एक्चुअली नहीं पता। क्या अगर कल को एको चला जाता है, कुछ भी कांड हो जाता है, तो अगर किसी का क्लेम होगा तो कौन देखेगा? एको नहीं देखेगा या कोई और थर्ड पार्टी देखेगी या गवर्नमेंट बॉडी देखती है? कैसे होता है? अब एक और स्टार्टअप की बात करते हैं, टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक 3.3 रुपीज खर्च करता है 1 रुपया कमाने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करके चल रहे हैं। अब देखा जाए ये कंपनी रिलेटिवली छोटी है। अगर हम इनकी लॉस की बात करके चले तो 130 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया है। जो टेस्ट वाला बिजनेस है ना वो रिलेटिवली छोटा है, तो इस कैटेगरी में $50 बिलियन की कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट अभी के टाइम पे। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल किए? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अब अगर हम देहात की बात करके चलते हैं, जो एक एग्रीटेक मार्केट प्लेस है, तो वो $60 मिलियन रेस कर रहा है $705 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। पर उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, पर इनका जो लॉस है वो 94% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पर यहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात करके चले तो भाई 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है अगर कंपनी, तो 371 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट कर रही है। और जो इनका मेजर खर्चा है ना वो प्रोक्यूरमेंट के ऊपर है, और सेकंड जो लार्जेस्ट है ना वो एम्प्लॉय बेनिफिट है, जो मुझे एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए मजबूर करता है इस कंपनी को, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईसॉप्स घटते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम देहात की यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करके चले तो ये 1.21 रुपीज खर्च करते हैं 1 रुपया कमाने के लिए। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम पॉकेट एफएम की बात करके चले तो अभी नई फंडिंग रेज कर रहा है, वो 80 से 100 मिलियन डॉलर के आसपास वो रेज कर सकता है रिपोर्ट्स की मान के चले तो। और नवंबर 2022 को इनका 175 करोड़ का एआरआर था, मतलब जो इनका रन रेट था सालाना वो इतना था, साल के अंदर इतना पैसा कमा सकते थे। फाइनेंशियल ईयर 23 का अभी तक डेटा डिस्क्लोज नहीं किया है, पर अगर हम प्रीवियसली बात करके चले तो इन्होंने 17 करोड़ रुपीज कमाने के लिए ना 171.6 करोड़ का लॉस बियर किया था। और मैं एक अंदर की बात बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस तो मैटर ही नहीं करने वाला आने वाले कुछ टाइम के अंदर। देखो सिंपल सी बात, अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो, बार्ड यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, तो उसके अंदर आप बोलो कि भाई मुझे सेल्फ हेल्प की इस कैटेगरी के अंदर 5 बुक्स बता दे टॉप, वो बता देगा तुमको। उसके बाद उसको क्या, तो मुझे उस बुक की समरी दे दो, वो दे देगा। अब चैट जीपीटी जैसे टूल है वो अपने अंदर वॉइस भी लेके आ रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट बोल के भी सुना देगा, या फिर क्रोम के एक्सटेंशंस भी बहुत सारे आते हैं जो आपको वो टेक्स्ट को ऑडियो में पढ़ के दिखा देगा। तो जब इतनी आसानी से काम हो सकता है तो कहाँ से ये बिजनेस बन पाएगा? मुझे पर्सनली लगता है कि भाई इतना बड़ा बिजनेस शायद ना बन पाए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये वाली कैटेगरी खत्म होती हुई दिखाई दे, अंटिल अनलेस कुछ समरी के ऊपर कुछ रेगुलेशन आ जाए कि भाई आप कोई भी बुक का समरी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इंडिया की एक और कंपनी के बारे में, शेयर चैट के बारे में। तो $50 मिलियन की फंडिंग रेस कर रहा है, पर उनकी वैल्यूएशन 55% तक घट सकती है। लास्ट अगर हम बात करके चले जो उनका प्रीवियस राउंड था वो $2.1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर था।
तो मतलब अब शायद यूनिकॉर्न स्टेटस खो देगी शेयर चैट। रीजन अभी बताया नहीं गया कि भाई वैल्यूएशन क्यों घटने वाली है, क्या होने वाला है। बाकी देखा जाए तो भाई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, इस चक्कर में हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने शेयर चैट यूज किया है या नहीं किया, क्या आप यूज करते हो या फिर नहीं करते। जितना मैंने सुना है फाउंडर कम्युनिटी से, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है, कि जो शेयर चैट है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज में ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप टियर 2 टियर 3 से है तो मुझे बताना कि आपके वहाँ पे शेयर चैट यूज होता है या यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह यूज होता है, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वो सारी चीजें मिल जाती है जो इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी। तो ये प्लेटफॉर्म यूज करने का कोई सेंस क्या है। अगर आपको रीजन पता है तो नीचे कमेंट में बताना कि भाई ये सेंस है। अगली खबर जो फैंटेसी स्पोर्ट्स बॉडी है उनका कहना है कि प्लीज जीएसटी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से मत लगाओ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर। अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं करोड़ों रुपए के नोटिस आ रहे हैं बहुत सारी जो गेमिंग एप्स है उनके ऊपर। बाकी मुझे लगता है यार दिस इज नॉट राइट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इसको बंद करना था 2017 में ही कर देते ना। आपने पूरी मार्केट को मैच्योर होने दिया, सब कुछ करने दिया, फंडिंग आने दी, उसके बाद में आप रेगुलेशन ला रहे हो और इस लेवल की रेगुलेशन ला रहे हो कि अनसस्टेनेबल हो जाए बिजनेस करना। अब कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये गेमिंग एप्स को बंद करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात, गेमिंग ऐप जो सट्टे वाली है ना उसको बंद करना चाहिए, जो इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रही है। जैसे अभी रणबीर कपूर को ईडी ने बुलाया है महादेव बेटिंग ऐप के केस के अंदर। ये जो ऐप है ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये इलीगली ऑपरेट करती है और इसमें बैटिंग होती है, मतलब सट्टे लगते हैं बकायदा। और ऐसी एप्स बहुत सारी है मार्केट के अंदर जो कुछ साइट्स के ऊपर काम करती है, वहां से आपको ईपी के मिल जाता है। उसके बाद जो आपको अमाउंट देना होता है वो किसी पुष्पा को देना होगा, सोनिया को देना होगा, राम कुमार को देना होगा, ऐसे कोई भी अननोन लोग होंगे उनको देना होगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा और आपका पैसा लोड हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जो आपके पास पैसा भी आएगा ना वो भी ऐसे अननोन लोगों से आएगा। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा गेम है, हवाला का पैसा बहुत ज्यादा इससे इधर उधर किया जाता है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशन लानी चाहिए। तो अभी के टाइम पे रणबीर कपूर को जो बुलाया गया है ना, रिपोर्ट्स की मान के चलूं तो और भी सेलिब्रिटीज को बुलाया जा सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह से भी। अब क्यों बुलाया गया है इसके ऊपर डिस्क्लोजर नहीं आया है कि इनका पैसा लगा हुआ था, क्या इन्होंने प्रमोट किया है उसको, या क्या हुआ है, वो लेट्स सी आने वाले टाइम में हमको पता लग जाएगा। अगली खबर एयरबीएनबी की है। तो उन्होंने $920 मिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं इंडिया की इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की बात करके चले 85,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट करी है इन्होंने इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर हम ट्रेंड की बात करके चले तो लोग गोवा के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर और मनाली के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। बाकी आपने क्या कभी एयरबीएनबी यूज किया या फिर नहीं किया, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर एक बहुत मस्त डेटा निकल के आया है। अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करके चले उसमें जो टॉप 5 कमर्शियल बैंक है ना वो 50% से ज्यादा इंडिया का पैसा होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि नंबर 1 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है और मार्केट शेयर देखो कितना बड़ा है उनके पास में, ऑलमोस्ट 1/4 मार्केट शेयर लेके बैठा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम देखिए ना 62% जो मार्केट शेयर है ना वो गवर्नमेंट ओन बैंक्स के पास में है। लोग गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगली खबर एक ऑफर के बारे में। भाई डोमिनोज 50% ऑफ कर रहा है अपने लार्ज पिज्जा के ऊपर। अब ये ऑफर की बात नहीं है भाई, ये बहुत सोचने वाली बात है। डोमिनोज का बिजनेस खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है आज के टाइम पे। बहुत सारे लोकल जायंट्स या मैं कहूँगा चेन शुरू हो रही है। ओवन स्टोरी की बात कर लो, मोजो पिज्जा की बात कर लो, लापिनो की बात कर लो, गो पिज्जा की बात कर लो, बहुत सारे QSR खुल गए हैं इंडियन मार्केट के अंदर। और खाली ये बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे, आजकल लोकली भी बहुत सारी दुकानें खुल गई है जो कि अपना खुद का बेस बनाती है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल कंपटीशन दे पा रही है डोमिनोज को। तो अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए इन्होंने प्राइस कम करे हैं। और खाली इन्हीं के साथ ये नहीं हो रहा, बाकी सारे QSR का बैंड बजा पड़ा है। जो लोकल प्लेयर्स अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे करके गेन कर रहे हैं ना उनकी वजह से। पिज्जा हट, बर्गर किंग, KFC सबका मार्केट शेयर नीचे है। अगर मैं KFC की बात करके चलूं जिसके चक्कर में सबके सब लोग पागल है KFC के फ्राइड चिकन के ऊपर, मुझे लगता है वो जो फ्राइड चिकन नॉर्मल दुकानों में मिलता है ना साथ में हरी चटनी और प्याज नींबू के साथ में, उसका मजा ज्यादा बेटर है। अगर हम डोमिनोज की बात करके चले ना तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 74% घटता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। 29 करोड़ भी नहीं कमाया है इन्होंने, सालाना बात कर रहे हैं। और मेरे लिए शॉकिंग था, मुझे लगता था बहुत ज्यादा पैसा कमाते होंगे। अगली खबर रिलायंस जियो और एयरटेल की है। तो 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अपनी 5G टेक्नोलॉजी है ना अब उसको ढंग से एक्सपेंड करने की प्लानिंग चल रही है। अगर हम रिलायंस जियो की बात करके चले तो 42,000 करोड़ रुपीस तो खाली वो इन्वेस्ट करने वाला है। भारतीय एयरटेल का कहना है कि भाई 2025 के बाद में जो केपेक्स है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सी बात, 5G के टावर्स हर जगह लग चुके होंगे, खर्चे पूरे हो गए हैं, उसके बाद तो आपको बैठ के बस पैसा ही खाना है। अब अगर हम अजियो की बात करके चले तो अजियो ने H&M को अपने अंदर ऐड कर लिया है। पहले खाली मिंत्रा ओनली था ये,
अब अजियो के पास पे भी आ गया है। अब देखो ना रिलायंस रिटेल क्या गेम खेल रहा है यार। अगर आप पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा भाई रिलायंस रिटेल क्या एक्सपैंड कर रहा है। कभी एक्वायर कर रहा है किसी को, कभी किसी के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है, कभी किसी को ऑन बोर्ड कर रहा है, कभी किसी के साथ में लाइसेंसिंग डील कर रहा है। पता इनको नेक्स्ट लेवल जाना है। अगली खबर टाटा ग्रुप की है, तो टाटा प्ले के स्टेक्स खरीद सकते हैं $1 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। अगर देखा जाए टाटा प्ले करेंटली एक जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बीच में। टाटा प्ले जिसको किसी जमाने में टाटा स्काई कहा जाता था वो। बाकी टाटा ग्रुप की अभी न्यूज के ऊपर भरोसा नहीं करना होता क्योंकि अफवाहें ज्यादा फैलती है टाटा ग्रुप के अंदर। अगली खबर टिम कुक की है, तो उन्होंने एप्पल के शेयर्स $41 मिलियन के बेचे हैं और साथ में उनकी सैलरी भी निकल के आई है। उन्होंने 40% कम सैलरी ली है 2023 के अंदर। पर बात यह है जो उनकी स्टॉक यूनिट्स अवार्ड है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। पहले 50% थे, अब वो 75% पे पहुंच गए हैं। अभी के टाइम पे कंपनी के टॉप इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के अंदर आते हैं टिम कुक। और देखा जाए तो बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने पिछले कुछ टाइम के अंदर। अगली खबर कैनवा की है, तो उन्होंने अभी रिसेंटली इवेंट किया जहां पे बहुत सारी चीजें अनवील करी। सबसे बढ़िया जो चीज थी वो था मैजिक स्टूडियो, जहां पर आप कोई भी एक डिजाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये पीपीटी बना रखी है, इस पीपीटी को मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ किसी भी लैंग्वेज के अंदर 1 क्लिक से। अगर मैं चाहूँ इस पीपीटी को 1 क्लिक के अंदर मैं एक डॉक के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। साथ में उन्होंने बहुत सारे एआई टेम्पलेट्स भी निकाले हैं। कैनवा का ये कहना है कि $200 मिलियन आने वाले 3 सालों के अंदर वो उन डिजाइनर्स को देंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैनवा के एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अभी रिसेंटली उन्होंने ऐप्स के अंदर भी बहुत सारे और इंटीग्रेशन किए हैं। रनवे भी आ गया भाई उसके अंदर। बाकी एआई वाले चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं आ रही है, जल्दी शुरू करता हूँ 1-2 दिन के अंदर। अगली खबर श्रीलंका की है, तो श्रीलंका के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो हमको 100 बेसिस पॉइंट घटता हुआ दिखाई दिया। पहले 11% था, अब 10% पे पहुंच गया है। अगर देखा जाए भाई श्रीलंका का पिछले कुछ टाइम पहले बैंड बजा पड़ा था, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, जो इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था, जो फॉरेन एक्सचेंज थे उनके पास थे नहीं। अब थोड़ा सा सब कंट्रोल में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अगर सेंट्रल बैंक की बात करके चले, उनका कहना है 2% इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 3.8% श्रिंकेज दिखाई दे सकता है 2023 के अंदर। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है, तो भाई फ्लिपकार्ट ने चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया अपने अंदर और एक नया टूल निकाला है फ्लिपी, जो आपकी मदद कर सकता है एआई से कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और अगर आप सेलर हो तो सेलर के लिए भी लिस्टिंग आसान कर दी है उन्होंने, कि आप बहुत आसानी से एआई का यूज करके लिस्टिंग कर सकते हैं। बाकी इन्होंने जो अपना नई मेंबरशिप निकाली है वीआईपी वाला प्लान, मैंने पूछा था लोगों से रिव्यू कि आपको क्या क्या गिफ्ट मिले, तो 500 रुपए के अंदर उनका कहना है कि हम आपको 500 रुपए की गिफ्ट देने वाले हैं। वो जो गिफ्ट आ रहे हैं वो ट्रायल आ रहे हैं, बेसिकली फ्री प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है लोगों के लिए। बाकी अगर आपका एक्सपीरियंस सही रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट भाई हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ना वो 6% घटता हुआ दिखाई दिया, जो एक अच्छी खबर है। नॉर्मली 15 से 20 की रेंज में रहता है, वो 11 के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब ये है जो पिछले 30 दिन के अंदर मार्केट की फ्लक्चुएशन है, निफ्टी 50 की अगर हम बात करके चले, वो रिलेटिवली कम है। इसका मतलब मार्केट स्टेबल रही है, प्रेडिक्टेबल रही है। अब अगर मार्केट बढ़ी है, इसका रीजन समझने की कोशिश करें तो ग्लोबल मार्केट भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, उसका इंपैक्ट दिखाई दिया है पहली चीज। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस है उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके का ड्रॉप दिखाई दिया है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करके चले, बैंकिंग, ऑटो और कैपिटल गुड्स की बात करके चले, तो वहां पे बाइंग दिखाई दी। मेटल्स, पावर और हेल्थ केयर स्टॉक्स के अंदर हमको सेलिंग दिखाई दी। बाकी आज देखते हैं आज मार्केट किस तरीके से रहती है, क्योंकि भाई आज रेपो रेट डिसाइड होने वाली है कि वो बढ़ेगी या घटेगी, उसके हिसाब से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। चांसेस मुझे लगते हैं कि शायद स्टेबल ही रहने वाला है, पर अंदर से दिल चाहता है कि भाई 0.25% घटा दे तो मजा आ जाए। बाकी हमारी करेंसी की बात करके चले तो 2 पैसा घटती हुई दिखाई दी है। अगर हम टॉप गेनर्स लूजर्स की बात करके चले तो आप देख सकते हैं कौन थे गेनर्स कौन थे लूजर्स, और ये है हमारे सपोर्टर्स जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके चक्कर में डेली बिजनेस न्यूज हम आप तक ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसके अंदर एक चैनल डिलीटेड दिखाई दे रहा है, भाई चैनल उड़ गया, मतलब लोगों ने डिलीट मार दिया हमको सपोर्ट करके। थैंक यू थैंक यू। बाकी इसका नाम क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड्स में इसका नाम तो डला होगा। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।